जब बिहार से बाहर जाते हो, तो ये लगता है यार कि बिहारी होना तो लोग ये तो गाली बना देना चाहते हैं। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ। ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा आइडेंटिटी है। मैंने उनको बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार वापस जाना। मैं अपने देश, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ आप बताइए कि आप पागल हैं क्या जो बिहार आके ये सब करना चाह रहे हैं? आप करोड़ का जॉब करते हो। हम बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। अब वक़्त आ गया है, हमें प्रण लेना है कि हमें अपनी जगह पे हम जिस लायक भी हैं हम काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, हेलो मेरे दोस्तों और मैं कौशलेंद्र, आपका अपना एमबीए सब्जी वाला। आज जो मैं बात करूँगा अपनी ज़िंदगी का, अपनी कहानी का, अपने छोटे-छोटे उन लम्हों का, जिसको लगता है कि मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं किया है और वो लम्हे इस उम्मीद के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं वो आपको किसी भी तरीके का इंस्पिरेशन देगा, मोटिवेट करेगा। कहीं थोड़ा-सा भी अंधेरा होगा तो वहाँ पे जैसे एक छोटी-सी मोमबत्ती प्रकाश जलाती है, अंधेरे को प्रकाश में बदल देती है, तो शायद उसका काम कर लें। एक आदमी भी कहीं कोने में बैठा इससे मोटिवेट हो जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और ये वीडियो का जो पर्पस है वो पूरा होगा। आप जो मुझे देख रहे हैं एक पतला-दुबला 5 फुट 4 इंच का मैं आदमी हूँ और काला भी हूँ शायद, शायद क्या हूँ ही मैं काला। और जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है और ख़ास करके जब आप एक बिहार के एक सुदूर से छोटे से ज़िले से आते हैं जहाँ से आप जब आप हिंदी भी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें कूट-कूट करके भर के निकल के आता है कि आप बिहार से हैं, प्रॉपर बिहार से हैं, आप प्रॉपर बिहारी हैं। और आप जब बिहार से बाहर जाते हो, तो ये लगता है यार कि बिहारी होना तो लोग ये तो गाली बना देना चाहते हैं। आपको बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। 99 में 1999 में जब पहली बार बाहर गया, जब इसको गाली के रूप में पेश हो रहा था, देन आई डिसाइडेड दैट दैट टाइम कि नहीं ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा आइडेंटिटी है, दिस इज़ हू आई एम। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ। एंड उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज का वाक़या है, गुजरात में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था और भी बहुत सारे बिहार के लोग थे, झारखंड के लोग थे, बट बिहारी एक ही था कौशलेंद्र। क्योंकि उसने ही डिसाइड किया था कि वो अपना एक्सेंट नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए। एंड जहाँ भी जाता था एकदम खुल करके बोलता था कि मैं बिहार से हूँ और मैं बिहारी हूँ और मेरा लैंग्वेज ये है। मैं ये बात इसलिए ठोक बजा कर के आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ के भी हों, चाहे बिहार के हों, आप उत्तर प्रदेश से हों, मध्य प्रदेश से हों, कर्नाटक से हों, आंध्रा से हों, कश्मीर से हों, आपका अस्तित्व शायद वो है, आपका मातृभूमि वो है, आपका मदर टंग वो है, जो लिखा जाता है ना मातृभाषा, तो मातृभाषा वो अगर आप उसे ही छोड़ देंगे, अपने माता को ही छोड़ देंगे तो बिना माता के तो कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हो पाया है, तो हमारा और आपका क्या अस्तित्व है? कि अब लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, कौशलेंद्र इस तरह का क्यों बन गया? मैं एक नालंदा ज़िले का मोहम्मदपुर का एक छोटा-सा गाँव है, मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरे पिताजी, माताजी गाँव में रहते थे और उसके बाद उनकी जॉब भी लग गई। मेरी माताजी गाँव में ही स्कूल टीचर थी और पिताजी नवादा में एक एक नवादा ज़िला है बिहार में, वहाँ पे एक कॉलेज है केएलएस कॉलेज, वहाँ पे लैब इंचार्ज के पोस्ट पे काम करते थे और मैं उनके साथ अकेले पिताजी के साथ रहता था नवादा में, छोटे से मतलब 5 साल की आयु से 4-5 साल की आयु से उनके साथ और उनके साथ ही जाता था स्कूल में, देखता था, लोगों से मिलता था, बड़े लोगों से सबसे। और पिताजी का जो एक उसूल होता था कि सत्य बोलो, सत्य पे टिके रहो, सत्य का पालन करो, जो नियम है उसको फ़ॉलो करो। क्योंकि उनको मैंने देखा था कि वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, डेली सुबह से लेकर के 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोगों के घरों में जा कर ट्यूशन पढ़ाते हैं और हमें पालते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद फिर
नवोदय विद्यालय का उस समय एंट्रेंस होता था, क्योंकि सबसे अच्छा विद्यालय जो होता था जिला में उस समय, शायद आज भी, वो नवोदय विद्यालय, वो भारत सरकार का एक विद्यालय होता है जिला में, जहाँ आपके सब कुछ मुफ्त में मिलता है, पढ़ाई, रहना, खाना, कपड़े, जूते, साबुन भी, तेल भी। आपका बाल का जो कटता है वो भी मुफ्त में कटवाया जाता है, मतलब सब कुछ मुफ्त में मिलता है। तो उसका पिताजी बोलते थे, तुम ऐसा करो, तुम पढ़ने में तो थोड़े बहुत ठीक हो, तो तुम तैयारी करो, इसका निकल जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है, करते हैं तैयारी। नवोदय का जब रिजल्ट आया तो मुझे याद है कि मैं प्ले कर रहा था, इवनिंग का समय था और मैं खेल रहा था ग्राउंड में। एक हाफ पैंट था और बनियान थी फटी हुई, उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। पापा बोले कि नवोदय का रिजल्ट आ गया है, जाके देखो ना। मैंने तो देखा नहीं है, तुम जा कर के देखो। तो बोला कहाँ चिपका है रिजल्ट, बताइए। तो बोल वो कलेक्टेरिएट ऑफिस है, कलेक्टर का ऑफिस है, वहाँ चिपका हुआ है। तो बोला चलो चलते हैं। पापा बोले ऐसे ही चल जाओगे? तो बोले क्यों, मतलब वहाँ तो मुझे आज तक नहीं पता है कि कहीं कोई ड्रेस कोड होता है सरकारी कार्यालयों में कि इस तरह से आना है। और मैं लिटरली मैं अपने एक दोस्त के साथ उसी तरीके से गया वहाँ पे और देखा बाहर चिपका हुआ है। तो वहाँ जो अधिकारी थे, जो चपरासी था, उसको तो लगा ही नहीं कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, पहले जो रिजल्ट अपना देखने आया है कि इसका हुआ भी है या नहीं हुआ है। और जब देखता रहा, मैंने बोला ये मेरा रोल नंबर है। तो वो चपरासी बोलता है क्या तुम मूर्ख बना रहे हो यार, तुम पढ़ते भी हो क्या? देख के तो लगता नहीं कि तुम पढ़ने वाले बच्चा हो। आई नहीं हो, शायद भगवान चाहता था तो नवोदय में एडमिशन हो गया और वहाँ चला गया मैं। पढ़ाई वहाँ चालू हो गई और मेरे ज़िंदगी का जो महत्वपूर्ण बदलाव आना चालू हुआ वो नवोदय से। वहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया कि, और 6 महीने में मैंने पा लिया कि मुझे लगता था कि मेरे घर में पैसे की कमी है, ये वो। 6 महीने के अंदर मुझे वहाँ पे रियलाइज़ेशन हो गया कि मैं जिसको पैसे की कमी बताता हूँ अपने घर के लिए, वो एक्चुअली एक तो प्रिविलेज्ड का लाइफ है, वो प्रिविलेज्ड हूँ मैं। मेरे साथ ही मेरे क्लासमेट हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उसमें करीब 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति मैं फिर से कर रहा हूँ, सामाजिक स्थिति हमारे जैसी नहीं है। जनरली हम लोग आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सामाजिक स्थिति को नहीं दे पाते हैं। लेकिन सामाजिक स्थिति मतलब ये होता है कि मैं कितनी फ्रीडम से 100 लोगों के बीच अपनी बात को रख पाता हूँ, कितने फ्रीडम से मैं अपनी बात को कह पाता हूँ, मेरे में कितना कॉन्फिडेंस है कि कहीं कुछ होगा तो मैं खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन भी कर पाऊँगा। तो लगा कि ये 40% की स्थिति वैसी नहीं है। नवोदय से हुआ और नवोदय में बहुत सारी चीज़ों को सीखा, किस तरीके से बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस कूट-कूट करके भर दिया गया कि भैया तुम सब कुछ कर सकते हो। वहाँ जब ज्योग्राफी का क्लास हुआ, सोशल स्टडीज़ का, तो ये सब में जो पढ़ा ना, तो वो एक चीज़ हिट कर गया एकदम। आप आज भी अगर आप पढ़ते हैं सोशल ज्योग्राफी का क्लास, आज भी ज्योग्राफी जो भूगोल कहते हैं उसको, उसकी किताबों में आज भी यही लिखा है कि किसी भी देश, राज्य का जो सबसे बड़ा संसाधन है, जो सबसे बड़ा रिसोर्सेस है, वो है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। ये चीज़ उस समय मेरे दिमाग में एकदम कैद हो गया, कहीं जाकर के लॉक हो गया, जो आज भी लॉक है एकदम। और उसके साथ ही आगे का जर्नी स्टार्ट हुआ और लोगों की तरह मैं भी लग गया। 10th के बाद साइंस कॉलेज पटना आ गया, 11th-12th में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी में, आईआईटी जाना कि नहीं आईआईटी जाना है। और जब आप थोड़े बहुत तेज होते हो तो समाज का, परिवार का रहता है, नहीं नहीं तुमको तो आईआईटी करना ही है, तुम तो कर सकते हो। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था और मेरे में भी शायद कमजोरी थी, मेरे से आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया। और उस समय मेरे पापा का खास करके था, तुमसे गधा गधा लोग आईआईटी निकाल ले रहा है जी, तुम करता क्या है, तुमसे निकलता क्या है नहीं है। हम बोले पापा अब क्या कीजिएगा, शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है। उस समय मेरा कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जो गुजरात में है, वो वहाँ पे मेरा हो गया।
और वो वाक़या है कि वहाँ एडमिशन के लिए मैं अपने पिताजी के साथ गया। बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस उनका। करीब 3000 हेक्टेयर में वो कॉलेज फैला हुआ है, पूरा यूनिवर्सिटी है। और मेरे पिताजी एडमिशन के लिए मैं जा रहा हूँ, वहाँ प्रिंसिपल से मिला है, एडमिशन का हो गया है। पिताजी बार-बार कह रहे हैं, "बेटा अभी भी सोच लो, 1-2 साल तैयारी और कर सकते हो आईआईटी का, निकल जाएगा। क्यों यहाँ आना चाहते हो? देख रहे हो पूरा खेती है, पूरा किसानी का कॉलेज है, एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। मेरी बात तुम मान लो।" एंड आई वाज़ लाइक कि मैं था, "पापा नहीं, आई नो।" कई बार चीज़ें जो होती है कि भगवान और नेचर जो है, प्रकृति चीज़ों को आपके लिए उस अनुसार करती है क्रिएट। तो बोला शायद मुझे यहाँ ही भेजना था उनको, तो आई विल बी हियर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया और डिसाइडेड किया कि वही पापा ने बोला फिर कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। बोला नहीं, नेवर। और जर्नी वहाँ से फिर से आगे बढ़ी, वहाँ और भी नए-नए चीज़ सीखे, खास करके मानव संसाधन पे आ, कि किस तरीके से वहाँ की सोसाइटी को क्लोजली ऑब्जर्व करना चालू किया कि किस तरह से गुजरात का जो सोसाइटी है, क्यों हमसे बेटर है। मतलब बिहार से बेटर क्यों है, क्यों उनके पास प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, क्यों वो एक अच्छा ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अच्छा ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं। दिमाग में उसमें दूसरा चीज़ जो लॉक किया कि मानव संसाधन तो ज़रूरी है, लेकिन वैसे मानव संसाधन ज़रूरी हैं जो काम करते हों, जो काम करना चाहते हों, उनको वर्क में लगाना होगा। और इस तरह से करते-करते 4 साल गुज़र गए इंजीनियरिंग कॉलेज का। उसके बाद फिर सब लोग जॉब की तैयारी में थे कि जॉब करना है, मैं भी जॉब की तैयारी में लग गया कि चलो यार कैंपस इंटरव्यू में किसी तरह हो जाना है। टॉपर था, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट था। जॉब भी लग गया। जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद जॉब करने भी चला गया। जॉब आंध्र प्रदेश में था, वहाँ गया, बट कहीं न कहीं आई वाज़ नॉट हैप्पी। और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का जो क्लासमेट था, उसको देखा कि वो एक बुक निकालता है जिसको पढ़ता रहता है। मैंने बोला, "ये क्या करते हो?" तो कहता है, "ये कैट का मैं प्रिपरेशन करता हूँ।" तो बोले, "कैट क्या होता है?" लिटरली मुझे नहीं पता था कि एमबीए क्या होता है, कैट क्या होता है। मतलब मैं इस तरह का स्टूडेंट हुआ करता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बाहर दुनिया का पता शायद नहीं है। तो उसने बताया ये कैट होता है, यहाँ मैनेजमेंट होता है, यहाँ आप सीखते हो कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सोसाइटी को आगे बढ़ाना, फलाना ढिमका। तो देखा फिर कहा अच्छा इसका प्रिपरेशन करना होता। फिर जो उसका करिकुलम देखा, बोले गए ये तो निकल जाएगा यार। तो बोले यार तुम क्या बात करते हो, मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाया, तुम कहते हो निकल जाएगा। बोले हाँ। एंड देन द मोमेंट आई रिजाइंड एंड कैट का फॉर्म भरा एंड हो गया। एंड वो दोस्त तो उसका कैट में नहीं हुआ, उसका गुजरात का एमबीए का अलग एंट्रेंस होता है वहाँ, आज वो बेल्जियम में जॉब करता है। 2 साल आईएम में निकाले एंड वो 2 साल ने मेरी ज़िंदगी जो मैं आज आपके सामने आके खड़ा हूँ और इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो 2 साल का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वहाँ जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उन लोगों ने एक असीम सा साहस दिया। जब मैंने उनको बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार वापस जाना, मैं अपने देश, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मेरे दिमाग में ये है कि मानव संसाधन से ही कोई देश राज्य आगे बढ़ता है। तो दे मोटिवेटेड मी अ लॉट कि आप बिल्कुल वही चीज़ को करो। और वहाँ पे बैठ कर के प्रोफ़ेसर्स, साथ के जो स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाया और डिस्कशन करना चालू किया। जॉब मैंने लिया नहीं और वापस आ गया बिहार। अब वापस बिहार आकर के सारी योजना के साथ कि मुझे सब्जी वाला बनना है, सब्जी का बिजनेस करना है, सब्जी किसानों के साथ काम करना है, ये सब सोच कर के आ गया। अब जब बिहार आते हो, वहाँ तो अब बड़ा-बड़ा योजना बना लिए। बिहार आते के साथ जो कहते हैं ना कि था ना कि आसमान से गिरे तो खजूर पे लटके। तो आप तो एकदम आसमान स्वर्ग से आ रहे थे, आपको तो लग रहा था मेरे पास योजना है, वेल प्लान्ड है, जाते के साथ
अदम धूम मचा दूंगा, धोनी के तरह छक्का चौका की झड़ी लगा दूंगा। जैसे ही आप यहाँ आते हो तो पहला सवाल होता है आप कौन हो, आप क्या हो। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो इतना, अच्छा यहाँ के टॉपर हो। तो एक चीज़ आप बताइए कि आप पागल हैं क्या जो बिहार आके ये सब करना चाह रहे हैं? आप करोड़ का जॉब करते, आप जिनके लिए काम करना चाहते हो, आपके किसान, हो सकता है सरकार का कोई आदमी हो, आम राह चलता आदमी, वो तो आप पे विश्वास कर भी लेता है। किसान तो बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ये तो पक्का पागल है, अपने साथ हमें भी डुबाएगा, अपना माँ बाप को तो ये तो डुबा ही चुका है इनडायरेक्टली। इतना पढ़ लिख करके माँ बाप का कितना मेहनत लगा होगा, ये कहता है नौकरी नहीं करेगा, यहाँ आकर के ये सब काम करेगा। उस बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों ने पागल कहा, लोगों ने मजाक उड़ाया, सब कुछ हुआ। बट वो जो विक्रम बैताल में है ना, वो बैताल है जो विक्रम के कंधे पे सवार रहता है। थोड़ा सा कुछ भी हुआ, जब भी आप आओगे तो अगले कहानी में अगले दिन फिर से बैताल विक्रम के कंधे पे बैठा हुआ है। तो उस समय भी मैंने सबको कहा, और आज भी कोई भी काम मैं उसी मोटिव से करता हूँ कि मैं बैताल हूँ, मैं कंधे पे सवार रहूँगा जब तक पूरा नहीं होगा। किसानों को कहता था मैं जब तक आता रहूँगा आपके दरवाजे पे, जब तक आप तैयार नहीं हो जाओगे इसको मानने का। उन लोगों ने सुबह 4 बजे बुलाया, रात को बुलाया, उस समय भी मैं आराम से उनके दरवाजे पे पहुँच गया। जैसे बताया कि आईएम में बैठ कर के हम लोग प्लानिंग करते थे, तो प्लान था समृद्ध बिहार का, कि हम जो बिहार में रगड़ खाते हैं, हमारी जो समाज में डे टू डे प्रतिदिन जो हम लोग रगड़ खा रहे हैं, ये रगड़ को मिनिमाइज करना है, ये रगड़ को कम करना है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो लगा था कि पहले तो आप कुछ करके दिखाओ ना कि आप कुछ कर सकते हो, बदलाव संभव है। तो उसका था कि पहले हम लोग सब्जी से शुरुआत करते हैं। तो सब्जी से शुरुआत किया, और आप लोग का कृपा से, भगवान का दुआ से वो काफ़ी सक्सेस हो गया, अच्छे से चलता है, एक टीम है जो मैनेज करती है सब कुछ। किसानों के बीच जाना जो चालू किया और उनको जोड़ना, उनको एकत्रित करना, उनको संगठित करना, बताते हुए गर्व होता है कि आज करीब 50,000 से ज़्यादा किसान बिहार और झारखंड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो जुड़े हुए जो हैं, हमारा जो मॉडल है उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा समृद्धि है। क्योंकि बहुत जो ओन करते हैं बिजनेस का पार्ट, वो ओन करते हैं, वो अपने किसान संगठन के द्वारा, जो किसान संगठन होता है, एफपीओ होता है, उनके द्वारा वो। और उस जर्नी पे हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, और एक पूरी टीम है जहाँ किसान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जो इस सब्जी के क्षेत्र में पूरा चीज़ आगे कर रहे हैं। आप जो स्ट्रॉबेरी देखते हैं बिहार में, ब्रोकली देखते हैं, कैप्सिकम देखते हैं, लाल कैबेज देखते हैं, स्वीट कॉर्न देखते हैं, तो हम लोगों ने उसको आईसीएआर लोकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया किसानों के बीच, छोटे छोटे किसानों के साथ। और आज वो सक्सेस है, आज आपको मिल पा रहा है। और ये सोचिए, आप सिर्फ खा नहीं रहे हैं, बहुत सारे किसान की ज़िंदगी में उसके कारण समृद्धि आ रही है। तो एक जो वो लक्ष्य था, छोटा सा लक्ष्य, जो कहीं न कहीं पूरा होता दिखता है, और वो हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा जो मेहनत किया है, वो हमारे छोटे-छोटे किसानों ने किया है। उनकी मेहनत का फल है वो। तो आई मस्ट गिव क्लैप फॉर देम। और उसके साथ जो जर्नी मेरी आगे बढ़ रही है, जहाँ पे मैं इस माध्यम के थ्रू, जो खास कर के मेरे बिहार के साथी, युवा साथी जो देख रहे हैं इसको, मुझे सुन रहे हैं, मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ। अगर आप सामने होते तो पैर छू करके आपसे ये विनती करता कि हम खुद को असहाय नहीं माने, खुद को निसहाय नहीं माने। कई बार मैं देखता हूँ, बातें करता हूँ, तो लगता है कि हमारा यूथ निसहाय, असहाय, होपलेस महसूस करता है। उसको लगता है कि हर तरफ घूसखोरी का माहौल है, करप्शन का माहौल है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, कॉलेज स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आप वहाँ बैठ कर के ये सोचो कि आपके अंदर भी वो है जो आप उसमें बदलाव ला सकते हो। बदलाव ये लाना है कि जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी कार्यालय हैं या प्राइवेट जगह पे हैं, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे आपके दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें एक डिस्कशन लाना है अपने समाज में, क्या आज आपने अपना काम किया है? ये डिस्कशन लाना है।
हम बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हमें प्रण लेना है कि हमें अपनी जगह पे हम जिस लायक भी हैं हम काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। चाहे मेरा काम झाड़ू लगाना हो, टेम्पो चलाना हो, बस चलाना हो, ट्रेन चलाना हो, पढ़ाना हो, पुलिस का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, मैं टीचर हूँ, कोई भी हूँ, मैं काम करूँगा। धन्यवाद। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।